नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे NBFID बिल 2021 की। इसका प्रभाव आपकी और हमारी ज़िंदगी पर क्या पड़ने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन से अगर सही हो जाता है तो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। NBFID बिल, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एक्चुअली में ये है क्या? देखिए, 15 अगस्त 2019 को इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते हुए हम प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनाउंसमेंट की थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की। आप देखिए, किसी भी देश को डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। आज यूएई, चाइना इतने आगे निकल पाए, उसके पीछे कारण है सिर्फ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश के अंदर लैंड बहुत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस लेवल पे डेवलप नहीं है जितना इस यूएई, चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर है, जापान के अंदर है, सिंगापुर में है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक 2020 से 2025 तक का एक प्रोजेक्ट बनाया गया 5 साल का, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसके अंदर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का सबसे प्राइमरी टारगेट रखा गया। राइट नाउ अगर 2021 में बात करें तो इस समय लगभग 6500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है इसके अंडर है, और 1,11,000 करोड़ रुपए का आउटले प्लान है। और अगले 5 साल में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है, इतना पैसा जो है वो कहाँ से आएगा? हिंदुस्तान के जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। वहाँ पे लिक्विडिटी इश्यूज़ हैं, वहाँ पर बैड लोन्स बहुत हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एनपीएस कि जो लोग लोन ले लेते हैं और वापस नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो कमर्शियल बैंक्स जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं कर सकते। सेकेंड, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, और ये एक सोशल प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर रिटर्न्स जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद आते हैं। 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और इनके लिए एक समय चाहिए होता है। जबकि बैंक की जो फाइनेंस कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 10 साल की होती है। इससे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो बैंक जनरली हेजिटेट करता है फाइनेंस करने में, जब तक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। तो कहीं ना कहीं आपने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, विजन बहुत अच्छा है, तो इसके लिए फंड्स कहाँ से लेके आए? तो उसी के लिए हमने प्लान किया NBFID बिल 2021। बेसिकली क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको मैं शॉर्ट में DFI बोलूंगा। इसका मकसद है 5 लाख करोड़ पे जो है वो रेस करना, और ये 5 लाख करोड़ पे हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसको CBI, CVC और CAG के स्कोप से बाहर रखा गया। जनरली क्या होता है, ये इंटेरोगेशन एजेंसीज जो होती हैं इनके वर्क के अंदर हर्डल डालती हैं, तो इनको बोला गया है कि भैया ये जो DFI बनेंगे, CBI, CVC, CAG, इनको बिल्कुल भी देख ही नहीं सकती हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, DFI बनेगी, ये सीधे पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही रखेगी और किसी के लिए इसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। बेसिकली अभी जब इसका स्टार्टअप होगा तो 100% जो इसके शेयर्स होंगे वो गवर्नमेंट के पास होंगे, लेकिन वक्त के साथ जो है 74% शेयर गवर्नमेंट इसके अपने पास से हटा देगी। और ये जो शेयर्स है लेगा कौन? मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, वो कौन है? जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। इसके अलावा जो देश में पेंशन फंड्स हैं उसका पैसा इसमें लगाया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी LIC अपना पैसा इसमें लगा सकती है। दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे NABARD हो गया, बैंक्स हो गए, वो भी चाहे तो अपना पैसा इसके अंदर लगा करके इक्विटी ले सकते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट का एजेंडा बड़ा क्लियर है कि देखिए, आप 100% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टैक्स पेयर की मनी से फाइनेंस नहीं कर सकते, आपको एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह का एक डेडिकेटेड जो है हमारे पास DFI होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जिसका सिर्फ काम यही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पैसे रेज करना और उन पैसों को वहाँ पर लगवाना। अब थोड़ा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। क्या ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं है। जब हमारे देश में आज़ादी मिली थी 1947 में, तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की उस समय बहुत ज़्यादा कमी थी देश के अंदर। तो उस समय भी जो है DFI सेटअप किए गए थे और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया, और 1990s आते आते उसको ख़त्म कर दिया गया। और अगर आप देखें, जैसे ICICI बैंक आज बना हुआ है, तो वो भी किसी टाइम पे एक DFI था। तो 1990s के ऑनवर्ड्स आप देखेंगे सारे DFI जो है वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर कन्वर्ट होते चले गए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे उनको फाइनेंसिंग का काम जो है वो भी बैंक्स जो है देखने लग गए थे। लेकिन हुआ ये कि 2020 आते आते कहीं ना कहीं 2015 से 20 का समय ऐसा रहा कि बैंकों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, और बैंक अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस समय देश की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है रिवर्स में जा रही है। जो DFI 1990 में खत्म कर दिए गए थे, दोबारा से जो है अब DFI के कॉन्सेप्ट को लेके आ रही है, और कहीं ना कहीं इससे एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिल सकता है। अब इसका बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ने वाला है? स्टॉक मार्केट, जिसको आप शेयर मार्केट बोलते हैं, बॉन्ड मार्केट क्या होता है? एक तरह से आप लोन देते हैं, और मेजरली ये लोन किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, पेंशन फंड्स के पैसे होते हैं या प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं, जनरली शेयर मार्केट में लगाना अवॉइड किए जाते हैं। ये कोशिश की जाती है बॉन्ड मार्केट में लगाया जाए। क्यों? क्योंकि बॉन्ड मार्केट में वो पैसा एक तरह से लोन फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जा रहा है और वो पैसा सिक्योर है। ठीक है, उस पर रिटर्न उतने अच्छे ना हो जितने शेयर मार्केट के हैं, लेकिन वो पैसा सिक्योर है। और सबसे बड़ी चीज इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, पेंशन सेक्टर के अंदर, प्रोविडेंट फंड सेक्टर के अंदर वही चाहिए होती है कि पैसा सिक्योर है। अब क्या है, हिंदुस्तान के अंदर भी बॉन्ड मार्केट के अंदर इतना ज़बरदस्त कोई स्कोप नहीं है और उसकी यील्ड्स जो हैं, उसके जो रिटर्न्स हैं वो भी बहुत कम हो रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो इंश्योरेंस और पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड, इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो शेयर मार्केट की तरफ जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रही हैं। और अगर आप देखें तो पीछे एक्ट्स भी इस तरीके के आए थे कि इनको अलाउ कर दिया गया इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड को कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होने वाला है, अगर ये जो डीएफआई सेटअप होगा ये तरीके से काम कर ले, करप्शन फ्री होके काम कर दे, थोड़े रिजल्ट निकाल के दे दे और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दे कि हाँ, डीएफआई के सेटअप से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है आप मान के चलिए कि इंडिया को एक इससे फायदा मिलेगा। अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस मार्केट में क्रिएट हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पर दोबारा से अपने कानूनों में संशोधन करके, चेंजेस करके इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, उनको जो उसने बोला हुआ है कि आप हायर परसेंटेज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन संशोधनों को वापस ले सकती है, दोबारा संशोधन कर सकती है कि आपको मेजरली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में फिर स्टॉक मार्केट से एक अच्छा फंड निकलेगा और बॉन्ड मार्केट में आएगा। और कहीं ना कहीं आप देखिए, इंश्योरर्स, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड्स ये चाहेंगे भी कि बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और अगर ऐसा हो गया तो आप मान के चलिए कि यहाँ से स्टॉक मार्केट में कम से कम 15 से 20% का करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सेलिंग जो है ये इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड मिलके करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, अगले आप मान के चलिए 6 महीने से 1 साल के वक्त में आपको देखने को मिल सकता है। अब एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या है डीएफआई को लेकर? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5 लाख करोड़ रुपए की कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। जब बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए हमें 1 लाख करोड़ रुपए जापान ने दे दिए 0.5 इंटरेस्ट पर, उसमें भी 15 साल तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, तो 5 लाख करोड़ रुपए हम बड़ी आसानी से अरेंज कर पाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इसके अलावा कहीं ना कहीं एक शॉर्टेज हो रही थी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कैपिटल को फाइनेंस करने की, कमर्शियल बैंक्स नहीं कर पा रहे थे, तो इस तरह का प्रोजेक्ट लाके बहुत अच्छा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विदेशी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, अगर आप उनके पोर्टफोलियो को देखें कि वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो हर कोई ना प्रॉफिट कमाने में लगा हुआ है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर की जाती है, किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप के लिए, उसको बोला जाता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर विदेशी इन्वेस्टमेंट्स के भी आप पोर्टफोलियो देखें तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में इतना उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ना एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है कि प्रोजेक्ट्स जो है ना कभी भी कहीं पर भी स्ट्रक हो जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज एक हाईवे निकालना है दिल्ली से मुंबई का, ठीक है, अब आप नेशनल हाईवे पे काम कर रहे हो कि कभी एनवायरमेंटल इशू बन जाएगा, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल लग जाएगी, कभी हाई कोर्ट में लग जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ ये प्रोजेक्ट स्ट्रक हो जाते हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट डूबने का चांस होता है। तो ये खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए आप देखेंगे विदेशी इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स कम होती है। लेकिन अगर ये डीएफआई इस चीज़ को भरोसा दे पाए कि हाँ, इस तरह के स्ट्रक्स नहीं होंगे, इसका कोई प्रोसेस बन सके कि बहुत फास्ट वे में काम होगा और इस तरह के अगर ऑब्स्टेकल्स आते भी हैं तो उनको बहुत जल्दी ओवरकम कर लिया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट मिलने में कोई दिक्कत होगी नहीं। 5 लाख करोड़ पे इज नॉट द बिग फिगर। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज क्या है, इस तरह के डीएफआईज को डुअल मोटिव पे काम करना होता है, प्रॉफिट मेकिंग विद सोशल एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे बैंक करे, पेंशन फंड से करे, प्रोविडेंट फंड से करे, इंश्योरेंस सेक्टर करे, विदेशी इन्वेस्टमेंट है, उनको मुनाफा भी चाहिए, थोड़ा कम चाहिए लेकिन मुनाफा तो चाहिए ना। तो एक तरफ आपको सोशल एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, दूसरा प्रॉफिट, तो दोनों लातों से चलना आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बैंकों के केस में क्या होता है, उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है, कहीं से भी लाएं तो वो अपना पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं। लेकिन डीएफआई जो है उनको सिर्फ स्पेसिफिक जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, वहीं से प्रॉफिट निकालना है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है। इसके अलावा हमारे देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने एक चीज़ भी बोली जो कि समझने लायक है कि कहीं ना कहीं जो हमारे एग्जिस्टिंग डीएफआई हैं, जैसे नाबार्ड, एनएचबी, इनकी हमें वर्किंग्स को पहले देखना चाहिए था कि कहाँ पर ये सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद जो है हमें इस तरह का डीएफआई लाना चाहिए था। बट ठीक है, अपोजिशन में कुछ ना कुछ तो कहेंगे, नहीं तो सुनेगा कौन। तो चलिए, ये था पूरा का पूरा, आपने देखा NBFID बिल 2021 और इसका क्या इम्पैक्ट था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम।